हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट मेंस एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट का। तो उसी के क्रम में ये आज 10वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो आज लास्ट प्रैक्टिस सेट होगा इस बुक का, जिसमें टोटल 10 प्रैक्टिस सेट थे। तो आज ये समाप्त हो रहा है, ठीक है। इसके बाद मैं इसका पूरा एक साथ एक वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिए, ठीक है। इसमें हम देखेंगे हिंदी के, इसके बाद जीएस, फिर कंप्यूटर, फिर यूपी स्पेशल रीजनिंग के क्वेश्चन जो अभी रह गए हैं उसको मैं अब स्टार्ट करने वाला हूँ। एक एक करके हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसलिए चैनल से आप लोग जरूर जुड़े रहिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस नंबर 10 का पहला क्वेश्चन है हिंदी में कि बड़ा ऊ, ठीक है। हाँ चलिए, ऊ हमरा के खिलही न देत रहे, ये कौन सी बोली में बातें कही गई हैं ये बताना है। तो देखिए, ये अगर हम बात करेंगे तो ये जो वाक्य लिखा हुआ है ये क्लियरली पता चला है कि ये भोजपुरी भाषा का है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट, भोजपुरी का भाषा। देखिए, भोजपुरी भाषा के सर्वनाम में मुख्यतः प्रयोग किया जाता है हम, हमरा, हमनी का, ठीक है। ये सब सर्वनाम भोजपुरी के भाषा के अंतर्गत आता है। तोहार, ठीक है, तोहनी का, ओकर, ये सब आपको कहीं मिल जाए, तौन, कौन, जौन, इन्हार, हुनकर, ये सब आपको कहीं अगर आपको आपन करके मिल जा रहा तो इस तरीके से ये भोजपुरी भाषा के अंतर्गत बोली हो जाती है। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है टोटल। देखिए, मूल व्यंजनों की संख्या टोटल 33 है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। और मूल व्यंजन में अगर देखा जाए वर्गीय व्यंजन या फिर स्पर्श व्यंजन, तो वो होता है का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक, टोटल होता है 25, ठीक है। इसके बाद इसमें अंतस्थ व्यंजन आते हैं। अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन की बात करेंगे तो ये अंतस्थ व्यंजन जो है टोटल 4 है। कौन कौन सा है, तो या र ल व, ये 4 हो गए अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद फिर आ जाता है इसमें ऊष्म व्यंजन, ठीक है। ऊष्म व्यंजन भी टोटल 4 है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो टोटल कितने हो जाएंगे, 33। तो ये 33 व्यंजनों की संख्या, आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है ए और आई का उच्चारण स्थान बताना, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो ए और आई का उच्चारण स्थान जो है वो होता है कंठ तालव्य। क्या होता है, कंठ तालव्य होता है। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, कंठ तालव्य। तालव्य व्यंजन में छोटी ई बड़ी ई आता है, ठीक है। और मूर्धन्य में अगर देखेंगे तो री आ जाता है, टा वर्ग आ जाता है, ट ठ ड ढ, ठीक है। इसके बाद रा है और शा भी आ जाता है। शा मूर्धन्य कौन सा शा आता है, ये वाला शा जो है मूर्धन्य होता है। इसके बाद ओष्ठ, ओष्ठ में छोटा ऊ और बड़ा ऊ आता है, ठीक है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ जो होता है वो ओष्ठ स्वर ओष्ठ वर्ण होता है। कंठ तालव्य में आते हैं ए और आए, और ओ और आओ होता है ये कंठोष्ठ में होता है, ठीक है, कंठोष्ठ। तो ओ और आओ ये दोनों क्या होते हैं, कंठोष्ठ होते हैं। और दंतोष्ठ में आता है आपका वाह, वाह जो होता है वाह वर्ण, ये दंतोष्ठ होता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये हो गया, आपको इसको जरूर याद आना, मतलब याद होना चाहिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं, अगले प्रश्न बताना है। मूर्धन्य में दिया गया है च छ ज झ, ओष्ठ में दिया गया है प फ ब भ और माँ, इसके बाद कंठ दिया गया है क ख ग घ, और वत्सर्य में दिया गया है न ल र सा। इसमें से कौन सा एक समूह गलत है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, तो च छ ज झ जो दिया गया है मूर्धन्य, ये गलत है, क्योंकि ये किस प्रकार के वर्ण के अंतर्गत आता है, तो ये सभी तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन है, ठीक है। जबकि यहाँ पे मूर्धन्य के अंतर्गत दिया गया है, जो कि गलत है। शेष सभी ऑप्शन जो है वो सही है। तो गलत वाला ऑप्शन कौन था, वो ए ऑप्शन था, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। तालव्य के अंतर्गत ई और बड़ी ई भी आता है, इसके अलावा या भी आता है, और ये वाला शा भी आता है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, अल्प प्राण और महाप्राण। तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो अल्प प्राण है बी पार्ट ग। ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में क्या होता है, सांस जो है कम मात्रा में निकलती है, उसे अल्प प्राण कहते हैं, ठीक है। और इस प्रकार अगर आपको पहचानना, तो देखिए प्रत्येक वर्ग का, जैसे का वर्ग हो गया, क ख गंगा, फिर चा वर्ग हो गया, च छ, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा वर्ण, और इसके अलावा पांचवा वर्ण जो होता है ये क्या होता है, ये अल्प प्राण होता है। जैसे का वर्ग में अगर देखेंगे तो पहला वर्ग इसमें हो जाएगा क,
फिर ख दूसरा हो गया, गा हो गया तीसरा, फिर क ख ग घ, इसके बाद अंगा पांचवा हो गया। तो ये का और ग और अंगा ये क्या हो जाते हैं आपके, ये अल्प प्राण व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपको पहचानना है। और इसमें बाकी जो बच गया दूसरा और चौथा वो महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो इसमें क्या क्या बचा है, ख बचा हुआ है, क ख ग और घा बचा हुआ है। तो ख और घा ये दोनों महाप्राण व्यंजन हो गए। तो आपको इस प्रकार पहचानना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। मनुष्यता शब्दों का इनमें से कौन सा भेद है। देखिए मनुष्यता शब्द जो होता है एक भाव प्रकट कर रहा है, या मैं भाववाचक हो जाएगा संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा का भेद है। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण या धर्म या दशा या व्यापार का बोध हो वहां पे भाववाचक संज्ञा होता है। अब जो मनुष्य शब्द है वो क्या होती है, मनुष्य शब्द सिर्फ जातिवाचक होता है। ठीक है, मनुष्य शब्द क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होती है। और इसमें जब हम ताप प्रत्यय लगाते हैं, ताप प्रत्यय लगाते हैं तो ये बन जाता है मनुष्यता। और मनुष्यता जब बन जाता है तब ये भाव प्रकट हो जाता है, भाववाचक शब्द हो जाता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, अगले प्रश्न बताना है। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द की बात करेंगे तो अजवाइन यही हो जाएगा आंसर इसका। अजवाइन जो है स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी टोप, रसगुल्ला, पराठा सभी पुल्लिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान के लिए अगर हम बात करेंगे तो जैसे जो बनिए की दुकान पर जो चीजें मिलती हैं वो सभी स्त्रीलिंग होती हैं। उसमें कौन कौन सी कुछ अपवाद चीजें हैं, जैसे धनिया स्त्रीलिंग नहीं होता। ठीक है, धनिया नहीं होता, गरम मसाला, जीरा, तेज पत्ता, केसर और कपूर ये सभी छोड़कर बाकी जितनी चीजें लगभग मिलती हैं वो सभी स्त्रीलिंग होती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा तीन नदी हैं, सिंधु हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया। ठीक है, ब्रह्मपुत्र हो गया, और एक नदी है सोन। तो ये तीन नदियों को छोड़कर बाकी सारी नदियों के नाम क्या होती हैं, स्त्रीलिंग है। ठीक है, नक्षत्रों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, खाने पीने की चीजें प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं। अब उसमें अपवाद है, जैसे पराठा पुल्लिंग हो गया। ठीक है, हलवा पुल्लिंग है, दही पुल्लिंग है, रायता पुल्लिंग है। तो ये सभी पुल्लिंग है, लेकिन अधिकतर चीजें स्त्रीलिंग होती हैं। तो ये कुछ पहचानने वाले शब्द हैं। आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़िएगा तो उसमें आपको ये सारी चीजें आपको वहाँ पे डिटेल में मिल जाएंगी, क्या चीजें अपवाद हैं क्या नहीं है। चलिए, ईकारांत संज्ञा शब्द का बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है। तो देखिए, जब ईकारांत संज्ञा शब्द है, कोई संज्ञा शब्द है जो ईकारांत है और उसका जब हम बहुवचन बनाएंगे तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम जो है बड़ी ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं, तो वो बन जाता है हमारा बहुवचन। तो इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। अब आपको एक ऑप्शन से समझिए, उदाहरण से, जैसे शब्द है नारी। नारी शब्द क्या है, ईकारांत है। ठीक है, बाद में डबल बड़ी ई आ रही तो ईकारांत शब्द हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, जो री पर बड़ी ई की मात्रा इसको हम कर देंगे छोटी ई की मात्रा, मतलब ह्रस्व कर देंगे। बड़ी ई है तो छोटा कर देंगे और इसके बाद या शब्द इसमें लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा बहुवचन, नारी का नारियां। तो इस प्रकार हम इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते हैं। इसी प्रकार स्त्री है, स्त्री का स्त्रियां, लड़की है, लड़की का लड़कियां। तो ये सभी जो है बहुवचन बनती हैं। चलिए, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। सर्वनाम के भेद यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो सर्वनाम का भेद जो होता है इसमें से गुणवाचक जो होता है सर्वनाम के भेद के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, बाकी शेष जो है प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, ये सभी क्या है, सर्वनाम के भेद हैं। प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, और एक दो और होते हैं निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। ठीक है, और एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के उपभेद हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। चलिए, उसने कुछ नहीं खाया, इसमें कुछ किस प्रकार के सर्वनाम का बोध जताता है या बोधक है। तो देखिए, कुछ शब्द जो है यह किस प्रकार का यहाँ पे देखा जाएगा, तो कुछ से कोई निश्चित मात्रा का बात इसमें पता नहीं चल पा रही, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है कुछ हो गया, कोई हो गया, ये सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। प्रश्नवाचक जो सर्वनाम है उसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या, किसको, ये सब प्रश्न वाले जो शब्द होते हैं लगे होते हैं। संबंधवाचक जहाँ पे जो, सो इत्यादि शब्दों से वाक्य को जब जोड़ दिया जाए तो वो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम में आप या आप ही ये सभी शब्दों का प्रयोग होता है। चलिए, वो नौकर नहीं आया, वाक्य में वो कौन सा विशेषण है। तो देखिए, यहाँ पे वो शब्द की बात करेंगे तो ये क्या है, सर्वनाम है, सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा, जो कि ए पार्ट राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, ए पार्ट क्या है, राइट है, सार्वनामिक विशेषण। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया इसमें प्रयोग की गई है। तो देखिए, यहाँ पे अगर क्रिया की बात करेंगे
तो इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन, सकर्मक क्रिया। वाक्य में पढ़ना जो क्रिया है, इसके साथ जो कर्म है पुस्तक की संभावना है। ठीक है, क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, पुस्तक काले में क्या पढ़ेगा? पुस्तक ही पढ़ेगा। तो एक तरीके से संभावना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, निम्नलिखित में से बताना है देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है। देखा गया हो ये क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए, ये जो होता है ये संभाव्य भूतकाल के क्रिया का उदाहरण है। यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन जाएगा। ठीक है, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक जो है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना के 23वें संस्करण के पृष्ठ संख्या 130 पर जो है ये क्रिया के पक्ष रूप के पाठ के अनुसार देखा गया हो वाक्यांश को संभाव्य भूत का उदाहरण माना गया है। तो आंसर ये हो जाएगा, मित्र मुझे माफ करो। इस वाक्य में मित्र में कौन सा कारक का प्रयोग किया गया है? तो देखिए इसमें अगर देखा जाएगा तो कौन सा कारक का प्रयोग है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब लगा हुआ है और वाक्य शब्द लगा हुआ। तो यहाँ पे ये जो है एक तरीके से क्या है, ये संबोधन हो रहा है, तो संबोधन कारक के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, संबोधन कारक के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य है? इनमें से भाववाच्य का उदाहरण है। भाववाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। इसमें बताना है कि भाववाच्य। अब देखिए भाववाच्य क्या होता है कि तो क्रिया का वह रूपांतरण जिसमें क्रिया या भाव की प्रधानता का बोध है उसे भाववाच्य कहेंगे। तो किस वाक्य में भाव की प्रधानता है या क्रिया की प्रधानता? क्रिया की भाव की प्रधानता, क्रिया की प्रधानता या फिर भाव की प्रधानता। तो यहाँ पे देखिए डी पार्ट जो लिखा है, धूप में चला नहीं जाता, इसमें क्या है? इसमें क्रिया की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है, धूप में चला नहीं जाता। तो यहाँ पे भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने पुस्तक पढ़ी, ये क्या है? ये आपका कृतवाच्य में। पुस्तक पढ़ी जाती है, ये आपका कर्मवाच्य में है। ठीक है, आम खाया जाता है, भी कर्मवाच्य में। चलिए निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करिए। क्वेश्चन नंबर 16 बताना है। तत्सम तद्भव से आपको 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, इसलिए आपको ये विधिवत तैयार होना चाहिए। तत्सम शब्द जो होते हैं सीधे संस्कृत शब्द से लिए गए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? निकृष्ट जो दिया गया है, ये सी पार्ट निकृष्ट, ये तत्सम शब्द है। इसका अगर हम बात करेंगे तीखा, तीखा शब्द तद्भव है और इसका तत्सम क्या होता है? तीक्ष्ण होता है। क्या होता है? तीक्ष्ण होता है। ठीक है, इसके अलावा अटारी जो दिया गया है, अटारी की बात करेंगे तो इसका तत्सम क्या होता है? अट्टालिका होता है। ठीक है, अट्टालिका होता है इसका तत्सम, अट्टालिका। इसके अलावा देखेंगे गहरा शब्द जो दिया गया है, इसका तत्सम क्या होता है? तो इसका तत्सम होता है गंभीर। ठीक है, गंभीर इसका हो जाएगा तत्सम, गहरा का। चलिए निम्नलिखित में से शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। विदेशी शब्द, ठीक है, देशज विदेशज शब्द होते हैं। तो यहाँ पे अगर देखिए तो विदेशी शब्द क्या हो जाएगा? ग्लास। ग्लास शब्द एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो कि ये हिंदी भाषा में अपनाया गया शब्द है, तो इसलिए विदेशी शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले अंग्रेजी भाषा के अन्य शब्द में देखिए, जैसे टिकट हो गया, टिकट भी इंग्लिश का भाषा है, इंग्लिश का शब्द है। क्रिकेट हो गया, ये भी इंग्लिश का शब्द है। ठीक है, सभी हिंदी में ऐसे ही लिखा गया, तो इसे भी विदेशी शब्द कहलाएंगे। कमीशन हो गया, ये भी इंग्लिश का शब्द है। मीटिंग, ये भी इंग्लिश का शब्द है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए टेलीफोन हो गया, ये भी इंग्लिश का ही शब्द है। फिर आ जाता है आपका प्रेस, ये भी इंग्लिश का ही शब्द है। ठीक, बटन हो गया, ये भी इंग्लिश का शब्द है। ट्यूशन हो गया, ये भी इंग्लिश का शब्द है। और इसके अलावा अगर देखा जाए डिप्टी, डिप्टी शब्द क्या है? ये भी इंग्लिश का ही शब्द है जो कि आपके हिंदी में प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल शब्द इंग्लिश का शब्द है जो कि हिंदी में प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी शब्द आपके क्या हो जाते हैं? विदेशी शब्द हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द मतलब विलोम शब्द बताना। तो देखिए अनुरक्ति का विलोम क्या होता है? विरक्ति, जो कि दिया गया है सी ऑप्शन में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, विरक्ति। ठीक है, अनुरक्ति का विलोम क्या होता है? विरक्ति। प्रकृति का विलोम अप्रकृत। प्रशस्त का विलोम होता है अप्रशस्त। परुष का विलोम होता है कोमल। ठीक है, तो प्रकृति का विलोम अप्रकृति, ये भी याद रखिएगा। चलिए इनमें से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? मूक, मूक का अनेकार्थक शब्द बताने इसमें से कौन सा नहीं होगा? देखिए मूक का अनेकार्थक चुप होता है, ठीक है, विवश भी होता है और गूंगा भी होता है। ये तीनों होते हैं, लेकिन शांत शब्द अनेकार्थक शब्द नहीं है मूर्ख का। तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसके लिए एक शब्द बताना है। तो इंद्रियों से पहुंच से बाहर हो उसके लिए एक शब्द हम प्रयोग करते हैं इंद्रियातीत, जो कि दिया गया है सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, आसमान से गिरा खजूर पर अटका, इस लोकोक्ति का उपयोग कर अर्थ बताना है। तो देखिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ होता है एक नई मुसीबत में पड़ना। यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन इसके लिए राइट है।
आगमन में उपसर्ग बताना है, तो देखिए आगमन में उपसर्ग होता है बड़ा आ, जो कि दिया गया ए पार्ट में, तो ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिठास शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय बाद में लगता है, तो मिठास शब्द में प्रत्यय क्या लिखा है, तो इसमें लगा हुआ है आस, आस प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आस, जो कि भाववाचक इच्छावाचक प्रत्यय है, तो इस प्रकार यहाँ पे आस इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुपेक्षा सॉरी शुभेच्छा, शुभेच्छा जो है इसका संधि विच्छेद बताना, तो शुभेच्छा का संधि विच्छेद करेंगे तो शुभ प्लस इच्छा होता है, जो कि हमारा किस में दिया गया है, तो बी पार्ट में दिया गया है, तो बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ये किस प्रकार की संधि के अंतर्गत आता है, तो यह गुण स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, गुण स्वर संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? प्रत्यंग, प्रत्यंग की बात करेंगे तो ये जो होता है इसका समास विग्रह जब करेंगे तो होता है प्रति प्लस अंग, इसका समास विग्रह हो जाता है। और इसमें जब देखेंगे तो प्रति शब्द क्या है, एक अव्यय प्रयोग किया गया है, और इस प्रकार ये किस में आ जाता है, अव्ययी भाव समास में, तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, अव्यय भाव समास में पहला पद क्या होता है, प्रत्यय होता है, अव्यय होता है। चलिए शुद्ध वाक्य पहचान, इसमें से शुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा शुद्ध वाक्य में लिखा हुआ, तो देखिए इस वहाँ पे बात करेंगे तो मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। ठीक है, मेरा एक भाई होगा तो उसके साथ में क्या लगाएंगे, जो है एक वचन लगाएंगे, और 5 बहनें हैं, तो ये हमारा सही क्या है, सी पार्ट सही, बाकी सभी में कहीं ना कहीं गलती किया गया है, तो सी पार्ट इसके लिए शुद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अंत्याक्षरी शब्द किसमें शुद्ध रूप से लिखा हुआ है, ये बताना है। ठीक है, अंत्याक्षरी शब्द किसमें शुद्ध रूप से लिखा हुआ है ये बताना, तो यहाँ पे देखिए बी पार्ट इसके लिए राइट हो जाएगा। अंत्याक्षरी शब्द जो लिखा हुआ है वो बी पार्ट में शुद्ध रूप से लिखा हुआ है, तो बी पार्ट क्या है इसका करेक्ट है। ठीक है, बी पार्ट क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में अलंकार बताना है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको अलंकार से भी मिलेंगे, तो अलंकार आपको तैयार रखना है। यहाँ पे कौन सा अलंकार है, इसका देखिए फुल फॉर्म जो चौपाई है वो है अस मन गुनहि राव नहीं बोला पीपर पात सरिस मंडोला। यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें पीपर पात जो दिया गया है ये क्या है, पीपर पात जो दिया गया है ये आपका उपमेय उपमान है। मन शब्द जो इसमें दिया गया है इसमें उपमेय है, और इसके अलावा डोला शब्द जो है साधारण धर्म में प्रयोग किया गया, सरिस शब्द वाचक शब्द है, तो इस प्रकार यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए निम्नलिखित में से रीत काल का कवि कौन है? इसमें से रीत काल के कवि की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए कवि बिहारी दास जो है ये रीत काल के कवि हैं। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध जो रचना है उसका क्या नाम है, बिहारी सतसई, बिहारी सतसई इनकी प्रसिद्ध रचना है, और ये रीत काल के कवि हैं, तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सुमित्रानंदन पंत ये सभी क्या है, और जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं। चलिए मैंने में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है, इसमें उचित रिक्त स्थान भरा, तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे कहाँ पे सोचा जाता है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन के अनुसार मन में सोचेंगे। ठीक है, मैंने मन में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है, तो बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तो ये था हिंदी का क्वेश्चन। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, जो लोग नए हैं अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे सामान्य ज्ञान के प्रश्न। चलिए सामान्य ज्ञान के प्रश्न में देखेंगे, पहला क्वेश्चन है तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था? तो देखिए तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर जो है ये किसके काल में बना था, तो ये बना था चोलों के काल में। ठीक है, तो चोल राजवंश के द्वारा बनवाया गया है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, चोल वंश के शासक था राजराज प्रथम। ठीक है, चोल वंश का शासक कौन था, राजराज प्रथम था, जिसने बनवाया था। और चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने तंजौर के शैव मंदिर हो गया, जो राजराजेश्वर या फिर बृहदेश्वर के नाम से इसको भी जानते हैं। ठीक है, बृहदेश्वर, तो ये दूसरा नाम अगर आपको कहीं दिख जाता है तो मतलब इसी के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। ठीक है, बृहदेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण राजराज प्रथम के कार्यकाल में हुआ था। इसके बाद इसकी मृत्यु के बाद राजराज के बाद इसका योग्यतम पुत्र राजेंद्र फर्स्ट सम्राट बना तथा इसने अपने पिता के साम्राज्यवाद की नीति को जो है आगे बढ़ाया था। तो यहाँ पे आंसर आपको याद जाएगा बी पार्ट चोलों के द्वारा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगलों का पहला नियोजित शहर था, इसमें से वो बताना। ठीक है, मुगल साम्राज्य में यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो वो था फतेहपुर सीकरी। ठीक है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने किया था, तो अकबर के द्वारा किया गया था।
इसकी स्थापना अकबर ने किया था और इसको अकबर ने अपनी राजधानी बनाई थी तथा यहाँ पे अनेक भवनों का निर्माण करा जो आज भी आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और ये मुगलों के द्वारा स्थापित पहला जो नियोजित शहर था। यहाँ पे अगर देखा जाए तो जोधा भाई महल जो था फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा महल था। चलिए, निम्नलिखित में से किस नेता ने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो बारदौली सत्याग्रह जो था ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कब हुआ था? ये 1928 में हुआ था, ठीक है। और उस समय इसका नेतृत्व की अगर बात करेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ये कहाँ पर हुआ था बारदौली? तो ये गुजरात में पड़ता है। तो वहीं पर जो इसका संघर्ष स्वतंत्रता संग्राम सत्याग्रह हुआ था और यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था, जिसमें अगर हम बात करेंगे तो वहाँ की आंदोलन की सफलता के बाद बारदौली की महिलाओं ने पटेल को जो है सरदार की उपाधि जो है वहीं पर प्रदान किया था, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए, भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित में से किस प्रावधान को इसमें से पूरा करता है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, जो सर्व शिक्षा अभियान है नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 के प्रावधान को पूरा करता है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 45। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से किसके पास किसी आकस्मिकता के में किसी राज्य के राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए उचित प्रावधान करने की शक्ति है इसमें? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, भारत की जो कार्यपालिका है उसका अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति और उसी के पास आकस्मिकता में किसी राज्य के राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए उचित प्रावधान करने की शक्ति प्राप्त है। तो भारत के राष्ट्रपति यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए, भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा धिवेही है? भारत के कौन से पड़ोसी देश है जहाँ पे उसकी आधिकारिक भाषा क्या है? धिवेही है। धिवेही जो होता है ये अगर हम बात करेंगे तो ये भाषा का नाम है और ये किस देश की आधिकारिक भाषा है? तो ये मालदीव की है। आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है, मालदीव। मालदीव का राष्ट्रीय पेड़ अगर पूछा जाएगा तो वो है नारियल का वृक्ष, ठीक है। नारियल का वृक्ष यहाँ पे इसका राष्ट्रीय पेड़ है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी तट बंदरगाह का एक उदाहरण है? इनमें से पूर्वी तट के बंदरगाह की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, चेन्नई का सबसे प्राचीन बंदरगाह में से एक है जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, ठीक है। और चेन्नई पोर्ट जो है बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। तो इसलिए यहाँ पे चेन्नई आपका आंसर हो जाएगा, चेन्नई बंदरगाह। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? इनमें से प्रायद्वीपीय नदी की अगर हम बात करेंगे तो मतलब साउथ की नदियों की बात कर रहा है यहाँ पे। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जो है ए पार्ट, गोदावरी। सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी जो है वो गोदावरी है और गोदावरी नदी में सबसे बड़ा जल संभर है, ठीक है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, लगभग इसकी लंबाई जो है वो है 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं, दक्षिण गंगा, ठीक है। दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये नदी कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 54 है, बंगाल की खाड़ी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा उलट डेल्टा सुंदरवन किस प्रकार की वनस्पति को दर्शाता है? यानी कि सुंदरवन का जो डेल्टा वहाँ पे कौन से प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, मैंग्रोव वन, ठीक है। मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग का नाम क्या है? मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग का नाम क्या है, ये बताना है। तो देखिए, मनाली को जो लाहौल स्पीति, दो ऑप्शन यहाँ पे है, दो ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है। जो जोड़ती है उसका नाम क्या है? अटल रोड सुरंग नाम रखा गया है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। जो कि मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग है। और ये कहाँ पर स्थित है ये सुरंग? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए, आर्द्रता क्या है? आर्द्रता बताना है क्या होती है। तो देखिए, आर्द्रता की जब बात करेंगे तो जब वायु में जल वाष्प उपस्थित होता है तो उसे आर्द्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यानी कि जल वाष्प वायु से जल में स्थानांतरित होती है जब वायु में क्या होता है? जल वाष्प उपस्थित होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जल वाष्प जो है जल की क्या है? गैसीय अवस्था होती है। और तो इस प्रकार यहाँ पे, और आर्द्रता को किससे मापते हैं, व्यक्त करते हैं? तो इसका मान जो है ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त करते हैं। चलिए, पारदर्शी साबुन बनाने में किसका प्रयोग करा जाता है? तो देखिए, पारदर्शी जो साबुन बनता है उसमें हम इथेनॉल का प्रयोग करते हैं, तब जाकर वो पारदर्शी बनता है, ठीक है। इथेनॉल जो तेल है ये एथिल एस्टर चरण में उत्प्रेरक घुलनशीलता को बढ़ाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए,
शैवाल के किस वर्ग को प्रायः हरा शैवाल कहा जाता है? तो देखिए हरा शैवाल की अगर हम बात करेंगे तो इसमें से क्या हो जाएगा, क्लोरोफाइसी। ठीक है, हरा शैवाल जो ग्रीन शैवाल है वो क्लोरोफाइसी को कहा जाता है। क्लोरोफाइसी जो हरे शैवालों का एक बड़ा एवं महत्वपूर्ण समूह है। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल होता है एवं प्रमुख वर्णक जो है उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, क्लोरोफाइसी। शहरीकरण के कारण मानव जीवन शैली में गंभीर बदलाव आया है। ऐसी स्थिति में मोटापा एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है। निम्नलिखित में से मोटापे का कौन सा कारण है? निम्न से देखिए शहरीकरण के कारण मानव जीवन शैली में गंभीर बदलाव हुआ है, जैसे फास्ट फूड का सेवन जो उच्च कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ होते हैं, और यह सबसे जो है क्या है, मोटापे का कारण बनकर उभरा है। तो यहाँ पे फास्ट फूड यानी कि उच्च कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन करना मोटापे का उच्च कारण बनता है। तो आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शरीर में जब ग्लूकोज उपलब्ध नहीं होता तब निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जा सकता है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 60 में? तो देखिए जो शरीर में ग्लूकोज उपलब्ध नहीं होता तब हम फैटी एसिड यानी कि वसीय अम्ल के उपयोग जो है ऊर्जा के रूप में स्रोत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, फैटी एसिड वसीय अम्ल। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा पेशा मौसमी बेरोजगारी का एक प्रकार है? तो मौसमी बेरोजगारी का एक प्रकार यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो वो कौन सा पेशा है? तो वो आता है कृषि क्षेत्र। ठीक है, कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। कृषि क्षेत्र में कुछ वर्ष के कुछ महीने में कार्य की अधिकता होने से रोजगार की संख्या में वृद्धि हो जाती है, परंतु शेष महीने में क्या होता है, बेरोजगारी बनी रहती है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए सर्वाधिक रूप से बेरोजगारी से परेशान कौन होते हैं? किसान परेशान होते हैं। तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट करेक्ट है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक का नाम है अरुंधति राय। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, इन्हें इस पुस्तक के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार 1997 में प्रदान किया गया था। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश की टीम के द्वारा जीता गया है? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये देखिए संपन्न कब हुआ था, 20 अक्टूबर 2024 को। ठीक है, 20 अक्टूबर 2024 को संपन्न हुआ था और इसका खिताब जो है न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को पराजित करके पहली बार जीता है। तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट हो जाएगा न्यूजीलैंड। किसको पराजित किया था? दक्षिण अफ्रीका को। ठीक है, पहली बार जीता था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया? बीमा सखी योजना का प्रारंभ जो किया गया है 9 दिसंबर 2024 को, यह हरियाणा के पानीपत शहर में जो है इसका शुभारंभ किया गया। ठीक है, यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम की यह योजना 18 से 70 वर्ष की आयु की उन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरुआत किया गया जो 10वीं कक्षा पास हैं। तो ये याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, खेल के संबंध में वाडा का अर्थ क्या है? वाडा WADA इसका अर्थ होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो कि दिया गया है, ए पार्ट इसका राइट है। इसकी स्थापना कब की गई थी इस कंपनी का, इस एजेंसी का? तो 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे कंप्यूटर के। ठीक है, जीएस का कंप्लीट हो गया। तो जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा और सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है इनमें से? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, इसमें से बताना है आपको कि कौन सा सबसे बड़ा, सबसे महंगा, सबसे तेज कंप्यूटर है, इसमें से फास्ट काम करता है जो। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे दिखाई देगा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा होता है, सबसे तेज होता है और सबसे महंगा कंप्यूटर है जो आम लोगों के लिए इस्तेमाल में नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसका उपयोग बड़े बड़े संस्थान में करते हैं। तो यहाँ पे जो है आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर राइट आंसर है 66 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है क्या कहलाता है? ठीक है, देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों का बहुत अधिक मात्रा का स्टोर मतलब भंडारण मतलब स्टोर, तो स्टोर करता है उसको हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 67 में? तो हो जाएगा मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क। तो ये दोनों हो जाएगा, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए कौन सी इसमें से उपयोगिता की सूची प्रदर्शित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को जो है स्थापित करता है, स्टेब्लिश करता है? तो यहाँ पे देखिए वो होता है कंट्रोल रूम, मतलब कि नियंत्रण कक्ष जिसको हिंदी में कहते हैं, इसका अंग्रेजी है कंट्रोल रूम।
तो ये क्या होता है, उपयोगिता की सूची को प्रदर्शित करता है और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जो है क्या करता है, स्टेब्लिश करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 है, स्पोकन वर्ड डिजिटल ऑडियो की एक प्रासंगिक मतलब कि एपिसोडिक श्रृंखला है और जिसे यूजर्स आसानी से सुनने के लिए व्यक्तिगत डिवाइस पर जो है डाउनलोड कर सकता है। तो वो कौन सा है इसमें से बताना है। तो वो होता है पॉडकास्ट, ठीक है, पॉडकास्ट कहते हैं जो अभी हाल ही फिलहाल में बहुत ज़्यादा इसे ट्रेंडिंग में है पॉडकास्ट। तो याद रखिएगा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कैप्चा क्या है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है कैप्चा, और किस प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है। तो कैप्चा का देखिए फुल फॉर्म भी होता है, इसका फुल फॉर्म याद रखिए, कभी पूछा जा सकता है एग्जाम में। कैप्चा मतलब कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट, इसका यह फुल फॉर्म बनता है। इसका उपयोग मानव इनपुट को मशीनी इनपुट में से अलग करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम क्या है, मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए करते हैं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा इसका ए ऑप्शन करेक्ट। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है इनमें से। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखिए लाइनक्स, मैक ओएस, एमएस विंडोज, ये सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। लेकिन मोजिला फायरफॉक्स जो दिया गया है ये क्या है, ये एक फ्री ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो आंसर आपका यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए जब एक यूजर्स कंप्यूटर में बहु प्रक्रियाएं आरंभ करता है, मल्टीटास्किंग करता है, तो कंप्यूटर फीफो का अनुपालन करता है। फीफो का फुल फॉर्म बताना क्या होता है। अब कंप्यूटर के टर्म में फीफो का फुल फॉर्म जान लीजिए, इसका क्या होता है। देखिए फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इसका फुल फॉर्म है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फीफो जो होता है ये क्या होता है, ये FRFO पर आउट पर आधारित है, जहां पहले दिया गया जो निर्देश होता है, इंडिकेशन, उसको पहले क्रियान्वित होता है व अंत में दिया गया निर्देश अंत में क्रियान्वित होता है। तो यह प्रक्रिया लीफो यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट से भिन्न व विपरीत होती है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 73, संकलक का प्रयोग किया जाता है। संकलक का प्रयोग किसमें, संकलक मतलब होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपाइलर, ठीक है, कंपाइलर। संकलर मतलब कंपाइलर। तो कंपाइलर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, कंपाइलर का प्रयोग हम किस लिए करते हैं। तो देखिए कंपाइलर का प्रयोग किसी भी हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को लो लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज में कोडों में परिवर्तित करना, मशीन कोडों में परिवर्तित करना। तो उच्च स्तरीय भाषा कोडों को मशीन कोड में बदला जाता है, उच्च स्तरीय कोडों में बदल देते हैं। यहाँ पे आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। आंसर क्या है यहाँ पे, ए पार्ट ही सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर का एड्रेस क्या कहलाता है। तो देखिए जो आईपी होता है, ठीक है, आईपी, ये आईपी का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहते हैं इसको। और ये क्या होता है, एड्रेस किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता होता है, ठीक है। यह है इंटरनेट सेवा प्रदाता मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर या उपकरण को किसी उसकी पहचान के लिए दिया जाने वाला विशेष अंकीय पता होता है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक ईमेल में क्या क्या समाविष्ट हो सकता है, एक ईमेल में इसमें से बताना क्या क्या चीजें हो सकती है। तो देखिए ईमेल में टेक्स्ट हो सकता है, फाइलें भी हो सकती हैं, इमेज भी ऐड से कर सकते हैं, या फिर कोई अटैचमेंट भी हम उसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ईमेल का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है जो एक प्रकार का डिजिटल मैसेज होता है। तो इसमें टेक्स्ट, फाइलें, इमेज सभी हो सकती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका डी पार्ट करेक्ट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 है, अपने लॉगिन नाम, पासवर्ड और अन्य संवेदनशील जानकारी को प्राप्त करने के लिए आपके पीसी पर आपके द्वारा टाइप की जाने वाली हर चीज को कौन रिकॉर्ड करता है। तो ये अगर हम बात करेंगे तो कॉलिगर्स एक ऐसी टेक्निक होती है, कॉलिगर्स और सॉरी कीलॉगर्स जो है, कीलॉगर्स जो होता है एक ऐसी तकनीक है जो एक कीबोर्ड पर लगातार की स्ट्रोक को ट्रैक और रिकॉर्ड करती है, क्योंकि ये सेंसिटिव जानकारी जैसे कि यूजर्स का नाम और पासवर्ड अक्सर कीबोर्ड पर दर्ज किए जाते हैं। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 77 है, I4C का फुल फॉर्म बताना है। I4C का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, I4C का फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो आंसर इसका क्या है, ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसका आंसर क्या है, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है कि बिना केबल के प्रयोग से नेटवर्क से कनेक्ट करने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं। तो बिना केबल के प्रयोग से नेटवर्क द्वारा जो जुड़े हुए डिवाइस होते हैं उनको कहा जाता है वायरलेस, जो डी ऑप्शन हो जाएगा इजीली। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
MS वर्ड में पहले से मजबूत डॉक्यूमेंट फाइल को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? तो पहले से जो मौजूद है उसके लिए हम प्रयोग करते हैं Ctrl+O, ये कीबोर्ड शॉर्टकट है जिसका प्रयोग किया जाता है। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। Alt+N जो है इसका प्रयोग हम इंसर्ट टैग को खोलकर उसमें टेबल, पिक्चर, हेडर आदि को इंसर्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या है? आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन है का एक प्रकार है जो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? DSL। DSL जो है यानी कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है, एक प्रकार का मॉडेम तकनीक है और इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो मल्टीमीडिया और वीडियो जैसे उच्च बैंडविड्थ डेटा को जो है यूजर्स को तक पहुंचाने के लिए मौजूद टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है। तो ये हो गया कंप्यूटर। हम देखेंगे उत्तर प्रदेश से स्पेशल क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाते हैं? तो उत्तर प्रदेश दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 24 जनवरी को। याद रखिए कब से मनाया जा रहा है? तो 2018 से शुरुआत हुआ है, 24 जनवरी से, तब से मनाया जा रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस। तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, जून 2024 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा आगरा और किस शहर के एक एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाए जाने की स्वीकृति जो है प्रदान किया गया है? तो देखिए, ये जो बनाया जाएगा ये आगरा और प्रयागराज में बनाने के लिए स्वीकृति प्रदान किया गया है। तो आगरा और प्रयागराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 60% हिस्सा होगा जो कि उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंटीग्रेटेड इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो कि लखीमपुर जिले में खैरी में पड़ता है। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो है 490.29 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, चलिए, गंगा नदी उत्तर प्रदेश किस जनपद से प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कौन से जिले से प्रवेश करती है? तो उस जिले का नाम बताना है। तो उस जिले का नाम है बिजनौर जिला। ठीक है, बिजनौर जिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले बलिया से जो है इसका निकास भी होता है गंगा का, तो ये भी याद रखिएगा। प्रवेश करती है बिजनौर से और निकलती किस जिले से है? बलिया जिले से, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला। तो ये याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 85 है, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किस ऋषि को? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश में जो गुरु पूर्णिमा पर्व है ये हिंदुओं और बौद्धों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ये पर्व हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ महीने यानी कि जून अगस्त के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और हिंदू इस पर्व को महान संत व्यास की स्मृति में मनाते हैं। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट हो जाएगा। जबकि बौद्ध क्या है, इसी दिन को भगवान बुद्ध के सम्मान में मनाते हैं जिन्होंने इसी दिन सारनाथ यानी कि वाराणसी में अपना पहला उपदेश दिया था। इस प्रकार अगर देखा जाएगा तो आंसर यहाँ पे बी ए पार्ट करेक्ट है व्यास को। चलिए, शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान, शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान ये पड़ता है प्रयागराज में, इलाहाबाद, अभी प्रयागराज नाम है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये पड़ता है, इसका मुख्यालय लखनऊ में है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। उत्तर प्रदेश में उच्च राज्य शिक्षा परिषद की स्थापना कब किया गया था? तो उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 में हुई थी और इसे उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा अधिनियम 1995 के द्वारा स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती? वाराणसी जिला में पाई जाने वाली जो जनजातियां हैं वो हो गया चेरो, गोंड, खरवार, ये सभी पाई जाती हैं। ओझा पाई जाती है, नायक है, धुरिया है। लेकिन जो सहरिया जनजात है ये एकमात्र ललितपुर जिले में पाई जाती है। ठीक है, ललितपुर जिला एकमात्र जिला जहाँ पे सहरिया जनजात पाई जाती है। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। जनवरी 2024 में प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक उस्ताद राशिद खान का निधन हो गया। यह किस संगीत घराने से संबंधित है? ठीक है, शास्त्रीय गायक थे उस्ताद राशिद खान जिनका जनवरी 2024 में निधन हो गया। यह किस घराने से संबंधित है? तो ये अगर हम बात करेंगे, इनका निधन कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ और ये रामपुर सहसवा घराने से संबंधित है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसके लिए राइट है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। इन्हें 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। पद्मश्री सम्मान इन्हें 2006 में प्राप्त हो चुका है और 2022 में इन्हें जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये भी चीजें इनके लिए याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को स्थिति का मुख्य कारण क्या है? उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में इसलिए हिंडाल्को जो है स्थित है क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे शक्ति के स्रोत की निकटता के कारण यहाँ पे
इसकी स्थापना की गई है, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये जो रेणुकूट में स्थित है ये आदित्य बिरला समूह की कंपनी है हिंडाल्को, और ये सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर एक बांध बनाया गया है, जहां से 50-50 मेगावाट विद्युत क्षमता की 6 इकाइयां लगा है, और इसी केंद्र से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग 20 जिलों को विद्युत उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे यही सब शक्ति का स्रोत स्थित है, तो इसीलिए जो है स्थापना इसकी यहाँ पर किया गया है। चलिए, स्टेचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? स्टेचू ऑफ पीस यानी शांति की प्रतिमा, ये किसकी है? तो ये जैन आचार्य हैं श्री विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज, इनकी प्रतिमा है, और इसका अनावरण प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 16 नवंबर 2020 को किया गया था। ठीक है, और इनकी जयंती पर किया गया था, जो कि 191 इनकी जयंती थी उस समय, 191 जयंती। और स्टेचू ऑफ पीस बना के इनका जो है क्या किया गया, अवसर पर इनका अनावरण किया गया। और यह प्रतिमा कितने इंच ऊंची है? तो 151 इंच ऊंची है, 151 इंच ऊंची है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये अगर हम बात करेंगे तो किस राज्य में स्थित है, तो यह जो मूर्ति है ये राजस्थान के पाली में जैतपुरा स्थान है, वहां पर जो है विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित किया गया। तो बेसिकली इसका राइट आंसर बी पार्ट हो जाएगा, राजस्थान जिला, राजस्थान राज्य। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक और कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य इसमें से सम्मिलित नहीं है? तो उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग के कार्यों में ऐतिहासिक, पुरातात्विक और कलात्मक निधि का संरक्षण तथा प्रदर्शन, प्रकाशन और अभिलेखीकरण करना शामिल है, परंतु उसके कार्यों में बिक्री शामिल नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। बाकी ये सभी शामिल है, तो डी पार्ट इसका राइट है। अगस्त 2024 में किसे उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है राजेश वर्मा। ये कौन है? ये सीतापुर से भाजपा के क्या है, पूर्व सांसद रहे। ठीक है, सीतापुर के भाजपा के पूर्व सांसद हैं, इन्हें राजेश वर्मा है, और इनको जो है उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, इसके अलावा मिर्जापुर के सोहनलाल श्रीमाली और रामपुर के सूर्य प्रकाश पाल इस आयोग के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अलीगढ़ की बात करेंगे तो ये तालों के लिए जो है विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, अलीगढ़ का ताला विश्व प्रसिद्ध है, तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? कांच की चूड़ियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कांच की चूड़ियां कहाँ निर्माण होती हैं? तो फिरोजाबाद में निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद पीलीभीत जो है वो खड़ाऊ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, खड़ाऊ के लिए। और मेरठ जो है खेल के सामान के लिए, मेरठ जो है खेल के सामान के लिए फेमस है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा खुर्जा जो है चीनी मिट्टी बर्तन, सिरेमिक जिसको कहते हैं, उस बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, खुर्जा। और इसके अलावा सहारनपुर में लकड़ी पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सहारनपुर में काष्ठ नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी चीज़ें कुछ याद रखिएगा। गोरखपुर जो है टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ चिकनकारी के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आगरा ताज नगरी है, आगरा का पेठा विश्व प्रसिद्ध है। रामपुर जो है चाकू के लिए प्रसिद्ध है, रामपुर चाकू बहुत फेमस है, तो विश्व प्रसिद्ध है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश किस शहर में स्थित है? रूमी दरवाजा की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है, तो यहाँ पे आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। रूमी दरवाजा को तुर्की गेट भी कहा जाता है। ठीक है, तुर्की गेट के नाम से भी जाना जाता है। ये कितना ऊंचा है? तो ये 60 फीट ऊंचा दरवाजा है। ठीक है, ये याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। और इसको निर्माण किसने करवाया था? तो नवाब आसिफुद्दौला थे, 1784 टू 86 उसी के पीरियड में जो है ये निर्माण किया गया था। ठीक है, चलिए, 97 लखनऊ में कौन सा इसमें क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन, चित्रकला के विषय में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है? तो देखिए, ये अगर हम बात करेंगे तो ये कर रहा ललित कला अकादमी के बारे में बातें, तो ललित कला इसका राइट आंसर है। ललित कला की स्थापना की गई है 5 अगस्त 1954 को इसकी स्थापना किया गया था। और ये अकादमी के क्षेत्रीय केंद्र है, नई दिल्ली में है, चेन्नई है, भुवनेश्वर है, कोलकाता और लखनऊ में। लखनऊ स्थित जो ललित कला अकादमी के, ठीक है, ये जो 1954 में इसकी स्थापना की गई थी, ये दिल्ली में किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसका क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ में बनाया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, आगरा घराने के उस्ताद बिलायत हुसैन खान ने उपनाम से कई रागों की बंदिशों की रचना की, और कौन से उपनाम से कई रागों की बंदिशों की रचना की है, ये बताना है। कई रागों में बंदिशों की रचना, देखिए, हुसैन खान जो थे आगरा घराने के थे, सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। ये मुगलों के समय से ही आगरा घराना संगीत का प्रमुख केंद्र रहा है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो हुसैन खान थे
ये आगरा घराने के महान शख्सियत थे जिन्होंने गायन और शिक्षण दोनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इन्होंने प्राण पिया के नाम से जो है उपनाम से कई रागों में बंदिशों की रचना की थी। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, प्राण पिया। इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है, इनमें से उत्तर प्रदेश में क्या नहीं है ये बताना। विश्वनाथ मंदिर तो वाराणसी में है, ये है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। सी घाट ये भी कहाँ पड़ता है, वाराणसी में, तो ये भी उत्तर प्रदेश में ही होगा, ठीक है, वाराणसी उत्तर प्रदेश, ठीक है। आगरा का किला ये आगरा में है। और विक्टोरिया मेमोरियल, तो इसमें से यही विक्टोरिया मेमोरियल नहीं है, क्योंकि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है, ये कलकत्ता में है, ठीक है। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 100, फरवरी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया? तो फरवरी 2024 में जो 22 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक चला था, ये उत्तर प्रदेश की मेजबानी में इसका आयोजन हुआ था ग्रेटर नोएडा में। तो आंसर यहाँ पे क्या है, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया था। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके प्लीज जाइएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहिएगा। तो ये वीडियो आज का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।